हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट सीरीज होगी ध्येय आईएएस की। इसके पहले भी हम लोग ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 25 से 30 लेक्चर हो चुके हैं और दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज कराई गई है। तो आप लोग जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है 2023 के नाम से पीसीएस के, तो देख लीजिए। और इस चैनल पर एक यूपी स्पेशल टॉपिक भी कराया गया है, छोटे छोटे वीडियो में रिविजन कराया गया है, जो कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिवीजन कराया गया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस वाले टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हो तो इतिहास से जितने भी आधुनिक भारत के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। निम्नलिखित शासकों को उनके शासन काल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले से बाद का क्रम, यानी कि कुछ शासक दिए गए हैं और उनको शासन काल उनका क्रम क्या है तो उसी के बारे में पूछा गया है। ये सभी मुगल वंश के शासक हैं, मुगल वंश के। और एक्चुअली में देखा जाए तो ये सभी उत्तरवर्ती मुगल काल है, उत्तरवर्ती मुगल काल। जो औरंगजेब की मृत्यु जब हुई थी 1707 में, उसके बाद के जो है कि सभी मुगल शासक उत्तरवर्ती मुगल शासक कहे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इनका हम लोग सबसे पहले कालक्रम क्या है। तो जो फर्रुखसियर है इसका जो है कि 1713 से 19 तक था और बहादुर शाह का 1707 से 12 तक। ये औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद बना था। और उसके बाद जहांदार शाह का, इसका शासनकाल कब से कब तक था तो इसका बहुत ही कम था, 1712 से 13 तक था, केवल 1 साल के लिए। और मोहम्मद शाह का कितना था तो 1719 से 1748 तक था, तो इसका शासनकाल लंबे समय तक था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा 2 बहादुर शाह, उसके बाद आ जाएगा जहांदार शाह, फिर 2 3, उसके बाद फर्रुखसियर आ जाएगा 1, लास्ट में आ जाएगा 4। 2 3 1 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यही इनका कालक्रम सही अनुसार हो जाएगा। और जो है कि इनकी कुछ उपाधियां दी गई थी, जैसे फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर। और जहांदार शाह को इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। तो ये इनकी कुछ उपाधियां थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसी के बारे में यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी पहले आंसर करते रहें, एक बार सोच लिया करें माइंड में कि इसका सही आंसर क्या होगा, तभी टेस्ट सीरीज लगाने का इसका बेनिफिट होगा। तो जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। और जो है कि करनाल का युद्ध ये कब हुआ था तो 1747 यहाँ पर दिया गया है, तो करनाल का युद्ध 1747 नहीं है, ये 1739 में ही हुआ था। ये 1739 में हुआ था मोहम्मद शाह के द्वारा। जो है कि इसमें नादिर शाह वर्सेस मुगलों के बीच हुआ था, जो करनाल का युद्ध हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में हुआ था। जैसा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ है, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, अब्दाली वर्सेस मराठों, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ये हुआ था 1761 में, तो 1761 में हुआ था। तो यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध दिया भी हुआ है लास्ट में, तो ये सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो वह कौन सा शासक था जिसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। यहाँ पर ऑप्शन दिया है जहांदार शाह, औरंगजेब, मोहम्मद शाह और फर्रुखसियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये जो औरंगजेब है इसने जो है कि जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और जो जय सिंह थे ये जो है कि इनको जो है कि जय सिंह संस्कृत व फारसी के विद्वान थे और इसके साथ ही ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। ये एग्जाम में पूछा गया है, खगोल शास्त्री भी थे। और जैसा कि पता है कि इन्होंने कुल 5 वेधशालाएं बनवाई थी, 5 वेधशालाएं।
5 वेधशालाएं बनवाई गई थी। और इनका हम लोग देख लेते हैं। जयपुर में बनवाई गई थी, उज्जैन में बनवाई गई थी, मथुरा में बनवाई गई थी, वाराणसी में बनवाई गई थी और एक दिल्ली में। कुल 5 वेधशालाएं इन्होंने बनवाई थी। तो यहाँ पे जो है कि औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो जो फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर है ये किसकी पुस्तक है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पुस्तक है जदुनाथ सरकार की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पुस्तकों से संबंधित भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक सेट, यहाँ पे लिखा है सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, सवाई जय सिंह जो थे, इन्होंने जो एक खगोल शास्त्र के एक सारणियों का एक सेट तैयार किया था, जो वेधशालाएं बनाई गई थी, उसी के बारे में जो हम लोगों ने ऊपर देखा, उसी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पे सवाई जय सिंह हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? टीपू सुल्तान, निजाम उल हैदर अली, सादत अली खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हैदर अली है, इसी ने जो है कि डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है कि ये मैसूर का शासक था, मैसूर का शासक था हैदर अली। और इसका जन्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था? 1721 में हुआ था, 1721 में हुआ था। और ये जो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, ये फ्रांसीसियों के सहयोग से की थी। ये भी पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फ्रांसीसियों के सहयोग से जो है कि स्थापना की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ युद्ध दिए गए हैं और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा दिया है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1766 से 69 के मध्य हुआ था। और जो है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1775 से 82 के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 से 46 के मध्य। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका कालक्रम अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आ जाएगा 1766 से 69 पहले नंबर पे, दूसरे पे आ जाएगा तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, 1 3 2। तो 1 3 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, दूसरे पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है और तीसरे पे आंग्ल सिख युद्ध। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि कम समय में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक रिवीजन हो जाए। मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या था? तो जो मराठा सरदार थे शिवाजी की सेना में पगा किसे कहा जाता था? तो ये जो अश्वारोही सेना होती थी, घोड़ों की जो सेना होती थी, उसे पगा कहा जाता था। और जो पैदल सेना थी, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको पाइक कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। और जो शिवाजी थे, इनके प्रशासन में अष्ट दिग्गज होते थे। अष्ट दिग्गज जो 8 लोगों का समूह था, प्रशासन से संबंधित था। अष्ट दिग्गज शिवाजी के शासन काल में थे। और जो इसमें पूछा जाता है कि जो पेशवा था, ये प्रधानमंत्री होता था उस टाइम का, ये कई बार पूछा गया है। और एक पूछा जाता था कि सुमंत या दबीर उस टाइम का विदेश मंत्री होता था। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि अष्ट दिग्गज जो है कि शिवाजी के सेना में प्रशासन से संबंधित है। और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शिवाजी की सेना में पगा अश्वारोही थे और पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। इस्तमरारी बंदोबस्त
के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो इस्तमरारी बंदोबस्त थी इसको जो है कि अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त। तो इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% आता था। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये जो इस्तमरारी व्यवस्था थी या अस्थाई बंदोबस्त, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ये भी पूछा जाता है। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और कब किया था? तो 1793 में, 1793 में किया था। और उसके बाद ये जो है कि किस क्षेत्र में थी ये भी पूछा जाता है। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो है कि बनारस तक थी, बनारस तक। तो ये जो है कि इन क्षेत्रों में लागू थी। और जो है कि ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, और इसमें जो है कि 1/11 भाग सरकार को जो दिया जाता था वो दिया जाता था 10/11 भाग। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, 10/11 भाग दिया जाता था। और 1/11 जो था ये जमींदारों का था, जमींदार को 1/11 भाग दिया जाता था। तो यहाँ पे उल्टा दिया गया है। और जो है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का 51% नहीं आता था, ये आता था 19%। यानी कुल उस समय जो भारत था उस समय 19% क्षेत्र पे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। और जो ये 51% था ये रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसको टॉमस मुनरो व रीड, दो लोग थे, इन्होंने लागू किया था। ये दक्षिण भारत में एक्चुअली में थी, दक्षिण भारत में जो बारामहल जिला है कर्नाटक का, उस क्षेत्र में लागू थी। और 51% क्षेत्रफल आता था उस समय जो है कि रैयतवाड़ी में। और इसमें किसान सीधे जो भूमि थी उसके मालिक किसान होते थे, और जो है कि उन्हीं से सीधे लगान लिया जाता था। तो ये जो है कि 51% उस व्यवस्था में थी। यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, परमहंस मंडली, यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी दिया गया है, और शुद्धि आंदोलन और बंग भंग आंदोलन, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। और ये कब किया था? तो ये भी डेट पूछ लेता है, 1784 में। और जो है परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो ये आत्माराम पंडुरंग ने। तो यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये मुंबई में की गई थी, जो परमहंस मंडली है। ये 1841 में किया गया था इसकी स्थापना मुंबई में। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा शुद्धि आंदोलन, ये 1925 में। और जो बंग भंग आंदोलन चला था ये बंगाल का जो विभाजन किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में। जैसा कि पता है कि बंगाल विभाजन जो है कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होने वाला था। उसी टाइम जो है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन चला था 1905 में। तो इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, और सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिए। जो आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे। टेस्ट सीरीज में जो दिया है उसके अलावा भी हम फैक्ट बताते चलते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे सबको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरा देखिए। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, और शेयर भी किया करें। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? तो जो धन का निकासी का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले दिया था। तो वो पूछा जा रहा है कि किस लेख में स्पष्ट किया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये था इनका इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, यही लेख था। उसी में धन के निकासी का सिद्धांत जो है कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और ये कब दिया था? 1867 में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इसका जिक्र किया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था?
तो जो खिलाफत आंदोलन चला था उसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खिलाफत का रक्षण। जो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की का, उसका विभाजन कर दिया गया था और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। तो उसी के तहत जो है कि ये जो है कि विरोध किया जा रहा था मुस्लिमों द्वारा। ये जो है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हुआ था। ये सभी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर। तो ये जो है कि तुर्की का विभाजन कर दिया गया था और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। उसी की वजह से जो है कि यहाँ पे विरोध हो रहा था। तो यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण के लिए भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना था। ये भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार। तो यहाँ पे ऐसी कोई भावना नहीं थी। जो खिलाफत आंदोलन था उसमें पृथक निर्वाचन मंडल और मुस्लिम सुधार की मांग ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही इसका उद्देश्य नहीं था, बाकी सभी था। तो यहाँ पे जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा जाता है। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे जो है इन किसके द्वारा जो है कि यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि भारत का उद्धारक किस गवर्नर जनरल को कहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड बेलेजली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है कि लॉर्ड रिपन को जो है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है कि भारत का उद्धारक कहा था, क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल था इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो 1880 से 84 के मध्य था। इसने अनेक सुधार कार्यक्रम किए थे, जैसे जो कुछ समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए थे उसको हटा दिया था और अनेक सुधार कार्य किए थे। इसकी वजह से जो है कि कुछ अधिनियमों को रद्द कर दिया था। तो इसको भारत का उद्धारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ अभिकथन और कारण से दिया गया है। मुस्लिम लीग द्वारा 12 सितंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और कारण दिया कि इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो यहाँ पे जो दिया है कि मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है। और इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार किया गया। तो ये गलत हो जाएगा। जो लाहौर अधिवेशन पूर्णतः द्विराष्ट्र के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था 1940 में। 1940 में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन अधिवेशन 1940, यहाँ पे 1939 दिया गया था। तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, लेकिन जो है कि 1940 में किया गया था। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह है, लिख देते हैं इधर, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में सत्य नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। और यहाँ पर दिया दूसरा कि यह सत्याग्रह स्वरूप सीमित एवं प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। यह सत्याग्रह का स्वरूप जो था सीमित, प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही जिन्हें आंदोलन में जेल हुई थी, और दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। तो ये सही हो जाएगा। सत्याग्रह का स्वरूप जो है कि सीमित रूप से प्रतीकात्मक और अहिंसात्मक था। तो ये भी सही हो जाएगा। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुई थी। तो ये भी सही हो जाएगा। और दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो ये गलत हो जाएगा। यही पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत ही बताना था, यहाँ पे सत्य नहीं है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। और ये ब्रह्मदत्त ये तीसरे थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि तीसरे कौन थे। तो ये तीसरे थे। दूसरे जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो जो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, ये कहाँ से दिया गया है था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सिंगापुर से दिया गया था। तो यहाँ पे जो है कि सिंगापुर सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। इनका जन्म भी पूछ लेता है। तो इनका जन्म था 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। कटक उड़ीसा में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से गांधी जी द्वारा किस पत्रिका में किया गया था। तो जो गांधी जी ये कथन कह रहे हैं वो किस पत्रिका में कहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि यंग इंडिया इनकी जो पत्रिका थी उसी में कहा था। यंग इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये लेख इन्होंने कब लिखा था, तो ये जो कि लिखा था 1946 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, तो इसको मिलान करना है कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आइए देख लेते हैं हम लोग। तब द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया यह पुस्तक किसकी है, तो ये है पुस्तक पीटर हार्डी। तो ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है खालिद बिन के द्वारा। तो बी का 4 हो जाएगा। और तीसरा दिया गया है खिलाफत टू पार्टीशन, तो इसको किसने लिखा है, तो ये लिखा है मोइन शकीर। तो यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। बाकी मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, तो ये डब्ल्यू स्मिथ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो ए का 3, बी का क्या हो जाएगा 4, ए का 3, बी का 4। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मिल रहा है, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत, यहाँ पे आधुनिक भारत है, इनके लोगों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। आधुनिक भारत इतिहास की निम्न घटनाओं पर के पहले से बाद के क्रम का सही कालक्रम बताना है, यानी पहले कौन सी घटना हुई है और बाद में कौन सी हुई है, उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो जो आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले इन लोगों का जो घटनाएं दी गई हैं उसका कालक्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कि डी सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आई थी 1928 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो 1940 में आया था, 1940 में आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था। और उसके बाद बैबल योजना जो आई थी 1945 में। तो इस प्रकार जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मिलाएंगे आप लोग इसको तो सी ही सही होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर सोच लिया करें एक बार पहले अपने माइंड में। हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया। तो हड़ताल शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस एक आंदोलन में किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जो हुआ था उसी में सबसे पहले किया गया था। ये रोलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट, उसी के विरोध में जो है कि हड़ताल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये 6 अप्रैल 1919 को सबसे पहले इसका विरोध किया गया। जैसा कि पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी वहाँ पे। तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। और मार्च 1919 में जो है कि आया था, ये 19 मार्च को आया था जो पारित हुआ था रोलेट एक्ट। उसी के विरोध में यहाँ पे ये सभा हो रही थी जिसने गोलियां चलवा दी थी। तो ये हड़ताल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार रोलेट एक्ट में ही किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा नहीं हुई थी। जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें कहा जा रहा है कि किसको फांसी नहीं हुई थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे इनको फांसी नहीं हुई थी। ये जो काकोरी कांड हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त
25 को हुआ था। एक ट्रेन थी, इसको लूटा गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। ये ट्रेन थी सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इसी को जो है कि लूटा गया था खजाने को, अंग्रेजी खजाने को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो इसी काकोरी षड्यंत्र में जो है कि सचिन नाथ सान्याल को जो है कि फांसी नहीं हुई थी, इनको आजीवन कारावास हुआ था। बाकी जो है कि ये रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, इन तीनों लोगों को फांसी हो गई थी इसी घटना के कारण। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि किसको किसको फांसी हुई थी, तो इन तीनों लोगों को हुई थी। बाकी सचिन नाथ सान्याल जो है कि इनको आजीवन कारावास हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया था? तो जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई थी, इन्हीं के सहयोग से बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक। तो जो है कि 1829 में इसका समापन किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि किस पत्रिका का उपयोग किया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये इनकी पत्रिका थी संवाद कौमुदी। जो संवाद कौमुदी पत्रिका थी, इसी का सहयोग लिया गया था। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता भी कहे जाते हैं। ये जो राजा राम मोहन राय है, आधुनिक भारत के पिता। तो ये जो है कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी, इसका सहारा लिया गया था। और इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। एक आत्मी सभा थी, आत्मी सभा की स्थापना ये भी पूछा गया है। तो 1814 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये सभी फैक्ट जो है कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पेशवा कौन था? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था कि ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य हुआ था। मराठों की हार भी हुई थी, मराठों की हार हुई थी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पेशवा कौन था उस टाइम? तो ये पेशवा था बालाजी बाजीराव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बालाजी बाजीराव था, इसने बहुत वीरता से लड़ा था लेकिन हार गया था यहाँ पे। तो मराठों की हार हो गई थी। ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो और मराठों की हार हो गई थी, ये मारा गया था एक्चुअली बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनका नेतृत्व किसने किया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो अहोम विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। और ये कब हुआ था? तो ये डेट एक्चुअली में पूछ लेता है कभी कभी। तो 1828 में हुआ था। 1828 में असम वाले क्षेत्र में हुआ था। और पागलपंथी विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो करम सिंह हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो है कि 1843 में हुआ था, उसी के आसपास। ये उत्तरी बंगाल वाले क्षेत्र में था। जो पागलपंथी विद्रोह था उत्तरी बंगाल। और कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था भगत जवाहरमल ने। तो ये कब किया था? तो ये किया था एक्चुअली में 1871-72 में, 1871-72 में। और रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह ने किया था। तो ये डी का 4 सही हो जाएगा। और ये 1828 में हुआ था, 1828 में। 1828 नहीं, यहाँ पे 22 है। एक्चुअली में जो विद्रोह के डेट होते हैं एग्जैक्ट नहीं होते हैं। 1-2 साल आगे पीछे कभी अगर हो जाए तो उसके लिए परेशान न होइएगा, क्योंकि ये विद्रोह निश्चित डेट पर थोड़ा चलाए जाते थे। ये विद्रोह होते रहते थे। जो मुख्य रूप से जो डेट होती है उसी के आसपास डेट दिया जाता है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका। और जो है कि ए का 2, बी का 3, तो ए का 2, बी का 3 हो जाएगा। और सी का 1, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन गुबार ए खातिर के लेखक हैं? तो जो गुबार ए खातिर है उसके लेखक कौन है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पे दिया है बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल में जो द्वैत शासन हुआ था ये जो है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ये 1765 में लागू किया गया था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसमें गलत ही बताना था। जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था ये वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय, तो ये जो है कि लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1856 में बना था प्रथम वायसराय। और भारतीय पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये सही हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली की है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो और जो है कि भारत में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये जो है कि वारेन हेस्टिंग था, वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? तो कुछ वाक्य, एक वाक्य दिया गया है उसका बारे में पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्य से करना शब्दों से नहीं। तो ये किसका है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लॉर्ड रिपन सही हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्य से करना, मेरे शब्दों से नहीं करना। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से 84 के मध्य था, 1880 से 84 के मध्य। और इसी के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। और जो है कि भारत की पहली जनगणना मियो के काल में हुई थी 1872 में, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मियो के काल में हुई थी, लेकिन जो 10 वर्षीय जनगणना होती है नियमित रूप से 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के काल से शुरू है। अमृतसर की संधि 1809 के तहत किसके बीच हुई थी? तो जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, वो किसके किसके बीच हुई थी उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुरु तेग बहादुर और अंग्रेजों के मध्य, गुरु गोविंद सिंह सात सूजा के मध्य, रणजीत सिंह सात सूजा के मध्य, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। तो जो अमृतसर की संधि हुई थी ये हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसमें रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो चार्ल्स मेटकाफ था और रणजीत सिंह के मध्य संधि हुई थी। और इस संधि में यह कहा गया था कि जो रणजीत सिंह के साम्राज्य का दक्षिणी सीमा होगा, दक्षिणी सीमा सतलज नदी होगी, ये पूछा गया है फैक्ट। सतलज नदी होगी दक्षिणी सीमा, उसके उधर ही रणजीत सिंह रहेंगे, उसके उत्तर में ही। बाकी ये अंग्रेजों का हो जाएगा इसके दक्षिण में जो है कि सतलज नदी के। तो ये 1809 में जो संधि हुई थी उसी के तहत किया गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो ये घटनाओं का क्रम दिया गया है और पूछा गया है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो इसमें पूना समझौता दिया था। तो पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। ये गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, अंबेडकर के मध्य हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। इसका एक अध्यक्ष भी पूछ लेता है, तो आरसी मजूमदार ने जो है कि अध्यक्षता की थी। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो ये जो है कि 1931 में हुई थी, 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को डेट पता चल गई है तो कालक्रम में मिला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है कि यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन हुआ है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो 3 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है कि 1931 में भगत सिंह को फांसी होती है, तो 3 2 4 हो जाएगा। लास्ट में पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, तो 1 हो जाएगा। 3 2 4 1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 2 4 1। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ मराठा सरदार दिए गए और उनका क्षेत्र कहाँ पर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। ये मराठा साम्राज्य 5 बड़े जो सरदार थे, 5 बड़े सरदार
जो थे उनका क्षेत्र पूछ लेता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो सिंधिया कहाँ पर थे? तो सिंधिया ग्वालियर में थे, सिंधिया ग्वालियर में हो जाएगा। और गायकवाड़, गायकवाड़ बड़ौदा में हो जाएंगे। और भोसले, भोसले कहाँ पर हो जाएंगे? तो नागपुर में, सी का 3 हो जाएगा। और होलकर इंदौर में। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 और बी का 4, ए का 2, बी का 4 और सी का 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि जो है कि एक मोटिवेशन के साथ काम करने का मन करे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है कि वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। अपने फ्रेंड में तो शेयर कर ही सकते हैं एक बार। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था अंग्रेजों ने रखी थी। तो ये कहा जा रहा है कथन अभिकथन दिया गया है। और कारण क्या दिया जा रहा है कि इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था, बाद में कार्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है कि ये जो दिया है, दीवानी और फौजदारी कचहरियों को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो ये सही हो जाएगा। और इस व्यवस्था में जो है कि वारेन हेस्टिंग ने आरंभ किया था इस व्यवस्था को, और बाद में कार्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दिया गया है कि जो बेथुन स्कूल की स्थापना 1821 में कलकत्ता में हुई थी, और यह नारी शिक्षा के 19वीं सदी के 5वें और 6वें दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया गया है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है। तो ये जो दिया है कि बेथुन स्कूल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन ये जो डेट दिया गया है ये गलत दिया गया है। ये 1849 में किया गया था। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा, यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6वें दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल पहला गलत हो जाएगा, गलत ही बताना है, सही नहीं बताना था। सत्य असत्य को ध्यान से आप लोग एग्जाम में पढ़ा करें, इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कितने लोगों के, अगर ध्यान से न पढ़े तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन के से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? तो कौन सी पत्रिका थी जिसके जो है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? बाकी सभी मदन मोहन मालवीय की ही होंगी इसमें तब। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश और इंडियन मिरर। तो ये जो अभ्युदय है और हिंदुस्तान है, ये तो दोनों मदन मोहन मालवीय की हैं, ये दोनों इन्हीं की हैं। और बाकी जो सोम प्रकाश है और इंडियन मिरर, ये दोनों इनकी नहीं है। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है कि इनकी नहीं हो जाएंगी, मदन मोहन मालवीय की नहीं है। सोम प्रकाश किसकी है? तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर की है। और इंडियन मिरर किसकी है? तो केशव चंद्र सेन की है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा जो है कि मदन मोहन मालवीय की नहीं है, बाकी पहला दूसरा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। तो जो 1832 में दर्पण नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया जा रहा था बंगाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा। बाल शास्त्री है, बंगाल शास्त्री नहीं है। तो बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था 1832 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्नलिखित में से किसका है? ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्न कथन किसका है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है, वहां तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये कथन किसका है जिसमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना की जा रही है? तो ये कथन भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो फेमस कथन है कि कौन सा किसका है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को भी देखते रहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है, वहां तक
जो है कि वर्तमान शासन व्यवस्था तक हम कभी नहीं पहुंच सकते, तो महात्मा गांधी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था जो है कि डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने जो है कि कहा था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा था कि जो सिख जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो थे, जैसे बंगाल हो गया, मुस्लिम शासक जो थे, बंगाल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, ये लोग जो है कि वीरता से नहीं लड़े थे, बल्कि जो है कि हिंदू, मराठा और जो सिख थे, ये लोग अंग्रेजों का विरोध किए थे, प्रबल विरोध किए थे। तो ये कहा था अंग्रेजों ने कि मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था। तो यही लोग प्रबल विरोधी थे अंग्रेजों के। तो यहाँ पे जो है कि डब्ल्यू हंटर ने कहा था। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहां तक वर्तमान व्यवस्था कभी नहीं पहुंच सकती? तो ये गांधी जी द्वारा नहीं दिया गया था, सॉरी, यहाँ पे माफी चाहूंगा, गलत हो गया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ संस्थाएं दी गई हैं और संस्थापक दिया गया है, तो इसमें मिलान करना है कि किस संस्था का स्थापना किसने किया था। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो आत्मी सभा थी, इसकी स्थापना हम लोगों ने ऊपर ही देखा था कि राजा राम मोहन राय ने किया था, और ये 1814 में किया था आत्मी सभा। और रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मठ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और ये कब किया गया था? तो 1897 में। ये डेट और संस्थापक दोनों पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों को ध्यान में रखेंगे। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये 1875 में बंबई में किया गया था। तो ये 1875 में हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, आदि ब्रह्म समाज की, और ये 1866 में। ये इनका डेट और संस्थापक दोनों पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग दोनों को ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो देखने का यही फायदा होगा कि जो फैक्ट इस टेस्ट सीरीज में नहीं दिया गया है उसको भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, तो पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जा रहा है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि जो है कि जो आधुनिक इतिहास से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को छूटने ना पाए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 2, बी का 3 और सी का 4। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये लिखा है अधोमुखी यहाँ पे दिया गया है। निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी रूप में लागू किया गया। तो सरकारी रूप से कब लागू किया गया? तो ये किसके द्वारा पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लागू किया गया था? तो जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत था, ये अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या था? तो इसको जो है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब था कि अगर हम लोग उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो उससे धीरे धीरे जो है कि नीचे के लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। तो सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहिए, वहां से जो है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के तहत जो है कि उसके नीचे के लोग, आम लोग भी शिक्षित हो जाएंगे। तो ये सिद्धांत किसने दिया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा था। तो लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। यूरोप ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था, तो ये सही हो जाएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, एक्चुअली में कुल 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक के। तो इसमें जो है कि प्रथम हुआ था 1746 से 48 के मध्य हुआ था, 46 से 48 के मध्य। तो ये पूछा जा रहा है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो प्रश्न था, उसके कारण अंग्रेज फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष हो गया था। उसी वजह से भारत में भी संघर्ष हो गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। जो अमेरिका में संघर्ष हो रहा था, यहाँ भी लड़ गए दोनों लोग। तो बी भी सही हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व जो स्थापित करने के लिए था,
तो ये भी कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तो तीनों ही सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो सभी कारण दिए गए हैं सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का ऊपर हम लोगों ने देखा था, जो दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो उसी में थोड़े से हम लोगों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी जिक्र किया था कि इसको मुनरो व रीड ने लागू किया था। दक्षिण भारत में एक्चुअली लागू हुआ था ये, दक्षिण भारत में, और ये जो है कि 51% क्षेत्रफल पर था कुल भारत के उस समय के। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो है कि प्रभाव क्या था, इसमें विशेषता क्या थी। तो ये जो है कि सरकार और किसानों के मध्य सीधा संपर्क था, जो है कि इसमें जो है कि लगान जो है सीधे किसानों से लिया जाता था, या और यही किसान ही मालिक होते थे भूमि के। तो ये सही हो जाएगा। लगान वसूली की कठोरता से की जा रही थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और लगान की उच्च दर थी, जो लगान की दर थी ये काफ़ी उच्च थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि तीनों ही सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो जो 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के सिद्धांत का बहिर्गमन सिद्धांत, तो ये सिद्धांत जो है कि एक्चुअली में इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा आप लोग, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था ये सर्वप्रथम दिया था 1867 में दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते वक्त इसको प्रस्तुत किसने किया था, इस बहिर्गमन सिद्धांत को धन के, तो इसको प्रस्तुत किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको भाषण में प्रस्तुत किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दिया था। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथन और अभिकारक से दिया गया है, आइए देख लेते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कि 1896-97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया। इस अकाल में न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया, यानी ये अकाल ऐसा था कि थोड़ा बहुत सभी प्रांतों को प्रभावित किया था, तो ये इसीलिए इसको महान अकाल कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, तथा ए की व्याख्या भी करता है, यानी कि थोड़ा या अधिक सभी प्रांतों को प्रभावित किया था। इतना बड़ा अकाल था, 1896 में आया था ये, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपने पुस्तक ब्रह्मोधर्म, यहाँ पे दिया गया है ब्रह्मोधर्म है, ब्रह्मोधर्म में किया था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि असत्य कथन बताना है कि यहाँ से असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, यही देख लीजिए, असत्य और सत्य के बारे में ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो जो केशव चंद्र सेन थे, कहा जा रहा है कि अपने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक जो है कि ब्रह्मोधर्म में किया था। तो ये गलत हो जाएगा, ये इन्होंने नहीं किया था। ये जो केशव चंद्र सेन यहाँ पे दिया है ये गलत हो जाएगा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जो ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मोधर्म में जो है कि निरूपण किया था, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया था। तो ये सही हो जाएगा दूसरा। जैसा कि पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य कथन ही बताना है, तो 1 सही हो जाएगा, पहला ही गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी। तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कब किया था, तो ये किया था 16 अगस्त 1946 को। ये ऐसे ही डेट पूछ लेता है एग्जाम में, तो 16 अगस्त 1946 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आयोगों और समितियों में से कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा समिति थी जो अकाल से संबंधित नहीं है,
तो यहाँ पे जो कैंपबेल समिति है ये अकाल से ही संबंधित थी, स्ट्रेची आयोग ये भी अकाल से, और शाही जो लायल आयोग है ये सभी जो है कि अकाल से संबंधित है। और जो शाही आयोग दिया गया है ये कृषि से संबंधित है, कृषि से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में पूछा गया है कि अकाल से कौन संबंधित नहीं है, तो जो शाही आयोग था ये कृषि से संबंधित था ये, और ये आया था कब आया था 1928 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, इसके बाद के क्वेश्चन जो है कि हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। इस टेस्ट सीरीज में जो है कि केवल आधुनिक भारत के इतिहास के ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसके बाद जो है कि पूरे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। इससे निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध माना गया तथा उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसमें जो है कि विधवा विवाह को वैध माना गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, उसी में जो है कि इसको वैध माना गया। ये कई बार डेट पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय पद्धति की सूत्रपात हुआ? तो कौन सा अधिनियम था जो विभाग बांट दिए जाते हैं मंत्रियों के, उसका सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसी में सबसे पहले विभागों का बंटवारा किया गया था, और ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग वायसराय था, तो इसी से विभागीय पद्धति का जो है कि शुरुआत माना जाता है 1861 से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय से संबंधित कौन सी नहीं है? तो आधुनिक भारत का पिता, तो यहाँ पे आधुनिक भारत का पिता दिया गया है। तो ये राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो ये भी सही हो जाएगा। युगदूत भी इनको कहा जाता है, युगदूत। जो सृजन के प्रतिभा हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनको नहीं कहा जाता है, जो सृजन के प्रतिभा राजा राम मोहन राय को नहीं कहा जाता है। ये जो है कि सृजन के प्रतिभा जो है कि कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को सृजन का प्रतिभा कहा जाता है। बाकी ये सभी तीनों उपाधियां जो है कि राजा राम मोहन राय की थी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि पता है कि मेरठ से शुरुआत हुई थी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। तो उसमें कहाँ पर किसका नेतृत्व किसने किया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इलाहाबाद में लियाकत अली, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह, तो ये भी सही हो जाएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था बिहार में, और बरेली में ये किया था खान बहादुर खां। तो डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। बरेली में खान बहादुर खां ने किया था। और ये जो तात्या टोपे हैं नाना साहब के थे, नाना साहब के साथ थे कानपुर में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूना की संधि 1817 में लिखित में से किसका परिणाम थी? जो पूना की संधि 1817 में हुई थी वह किसका परिणाम थी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जब, तो उसी के तहत जो है कि पूना की संधि की गई थी। ये लॉर्ड हेस्टिंग वर्सेस किसके बीच हुई थी? तो जो पेशवा था बाजीराव था, बाजीराव द्वितीय था, बाजीराव द्वितीय की मध्य हुई थी पूना की संधि 1817 में। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जातीय आंदोलन के से संबंधित संस्थाओं में से कौन एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो जो जातीय आंदोलन से संबंधित संस्थाएं हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था जो है कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। और ये कब किया था? तो ये किया था 1920 में। तो ये डेट भी पूछ लेता है। समाज समता संघ, जो समाज समता संघ था ये भी भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था।
तो और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927 में। उसके बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ये जो है कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गांधी जी द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना गांधी जी। तो सी ऑप्शन ही पूछा, इसमें पूछा गया था कि कौन अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अनुसूचित जाति परिसंघ है, इसकी स्थापना भी अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अनुसूचित जाति परिसंघ 1942 में की गई थी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे जो है कि, और ये जो है कि संघ की स्थापना गांधी जी द्वारा 1932 में की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका अम्बेडकर ने नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने कुल 51 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी के आधुनिक भारत के इतिहास के ही क्वेश्चन होंगे जो अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।